ओके गाइज, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि सर जब कोई भी सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड, मैंने आपको बताया था बच्चों, पोलर जो सॉल्यूट होता है पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है और पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। नॉन पोलर सॉल्यूट जो है नॉन पोलर सॉल्यूट सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। ये मैंने बात आपको बता दी थी, लेकिन आज मैं एक बात और बताने जाता हूँ। मैंने लास्ट टाइम पे आपको लिखा हुआ भी था यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है ना। यही मैंने लिखवाया था शायद आप लोगों को, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखो भाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है? जाहिर सी बात है सर, नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि आपने कोई गैस को, किसी भी गैस को अगर किसी लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो वो ऑलरेडी एक सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है ना। किसी भी गैस को अगर आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो वो आपका एक सॉल्यूशन बनाएगा। मान के चलिए कि सर आपने कोई H2, मान के चलिए कोई H2 गैस को जो है किसी लिक्विड में, बेंजीन लिक्विड में ऐड कर दिया, बेंजीन लिक्विड में ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी। तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, वो जो गैस होगा वो गैस कितना इस सॉलिड में सॉल्युबल होगा, कितना इस सॉल्यूट में सॉल्युबल होगा, कौन कौन से फैक्टर पे वो डिपेंड करेगा, टेम्परेचर प्रेशर में से कौन कौन से फैक्टर पे वो डिपेंड करेगा। ये सारी की सारी कहानी को हम लोगों को जो है यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी बहुत ही मेन सा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हमको पढ़ने जाना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया बच्चों कि सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सर क्या कहना चाहते हैं कि किसी को किसी भी गैस को अगर आप जो है, किसी भी गैस को बच्चों अगर आप लिक्विड में ऐड करोगे, मान के चलिए आपने कोई H2 गैस को किसी लिक्विड में, H2 गैस को लिक्विड में ऐड कर दिया, तो कहने का मतलब है कि सर ये गैस कितना ज्यादा सॉल्युबल होगा, कितना ज्यादा सॉल्युबल होगा इस लिक्विड में। और जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा, कौन कौन सी कंडीशन, टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाओगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीजों को आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने सपोज ये कोई कंटेनर है, इसमें आपने सॉल्यूट भी रखा हुआ है, इसमें आपने क्या रखा है, सॉल्यूट भी रखा हुआ है, और प्लस आपने जो है सॉल्वेंट भी रखा हुआ है। अब देखो बच्चों, अगर आप इसका यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाओगे, यहाँ से आपने क्या किया, ये बर्नर लगाया और इस बर्नर से आपने यहाँ से टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखिए, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कंटेनर ऐसा खुला मुंह वाला है। आप मुझे बताइए, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ से कुछ अमाउंट एज ए वेपर, वेपर फॉर्म में एक्सपेल्ड आउट होगा नहीं होगा, कुछ अमाउंट यहाँ से बाहर चला जाएगा नहीं जाएगा। आप मुझे बताओ भाई, यहाँ से कुछ अमाउंट बाहर चला जाएगा, तो ऑलरेडी सर कुछ अमाउंट बाहर चला जाएगा तो हम बोलेंगे ना सॉल्युबिलिटी कम हो गई है, क्योंकि जितना हमने, जितना जितना मैंने मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिया था, जितना मैंने मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिया था, दोनों को हम यूज ही नहीं कर पाए। सर कहाँ से करेंगे यूज, क्योंकि कुछ अमाउंट तो जैसे आपने हीट किया, जैसे आपने हीटिंग दी, जैसे बर्निंग की, और बर्निंग शुरू करने के बाद टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद कुछ अमाउंट ऑलरेडी जो है यहाँ से बाहर चला गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, कुछ गैस बाहर चलेगी ना एज ए वेपर फॉर्म।
ओके, तो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो बच्चों कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस है वो डिक्रीज हो जा रही है, डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे ही आप लोग धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीमेंट करेंगे और टेम्परेचर को इंक्रीमेंट करने के साथ साथ वो सॉल्यूशन हीट हो जाता है, और सॉल्यूशन हीट होने के बाद कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो बाहर चला जाएगा तो ऑलरेडी सर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। किसी को कोई डाउट है इस बात से तो समझ, मैं तो वो मुझे पूछ सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए सर, आपने कोई गैस लिया था और इस गैस को आपने सर क्या किया, सर सॉल्वेंट में ऐड कर दिया। और बच्चों जैसे मैं यहाँ से सॉल्वेंट में इसको ऐड करूंगा तो यहाँ से सॉल्यूशन और प्लस ऑलरेडी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट को रिलीज कर देगा, ठीक है ना? क्योंकि ऑलरेडी आप जान रहे हो बच्चों कि मैंने आपको बताया था कि सर जैसे आप, जाहिर सी बात है, किसी कंटेनर को गर्म करोगे, किसी भी कंटेनर को आप गर्म कर लीजिएगा, गर्म करने से यहाँ से कुछ अमाउंट ऑलरेडी बाहर चला जाएगा, और जब बाहर चला जाएगा तो पर्टिकुलर सोल्युबिलिटी आप बोलेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सर वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ तो डाउन होना ही होना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ ले भाई, पूछो, पूछिएगा। ओके, चलिए, तो इसका ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर बहुत ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज करना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को बच्चों हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, जो कि बहुत ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल आप लोगों के लिए। ये टर्म जो है काफी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे यूज होगा, ठीक है ना? देखिए, इसको हम लोग हेनरीज लॉ के नाम से जानते हैं। देखिए बच्चों, हुआ क्या, हेनरीज ने ये कहा कि किसी भी सॉल्यूशन पे अगर आप प्रेशर लगाओगे, प्रेशर लगाने के बाद, प्रेशर बढ़ाने के बाद, उस सॉल्यूशन का प्रेशर बढ़ाने के बाद उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी की सारी बातें हेनरीज ने बोला था, ठीक है ना? तो हेनरीज ने क्या कहा, हेनरीज ने एक, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दिया। हेनरीज गिवन एक क्वांटिटेटिव, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन solubility and pressure and pressure at equilibrium, ठीक है ना? हेनरीज ने जो है एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया। ठीक है ना? हेनरीज ने क्या किया था सर, सर एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था बिटवीन द सॉल्युबिलिटी एंड द प्रेशर ऑफ द गैस। सॉल्युबिलिटी और प्रेशर ऑफ द गैस के बीच में इन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इन्होंने क्या कहा कि सर जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, इन्होंने कहा कि सर जैसे जैसे आप लोग प्रेशर को इंक्रीज करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे, तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना? जैसे जैसे सर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
किसी को अगर कोई भी बात अगर पूछनी है तो पूछ सकता है। सर जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये क्वांटिटी का मतलब हो गया, सर क्वांटिटी का मतलब हो गया या तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी से बात कर रहा है सर, या तो इसकी सॉल्युबिलिटी से बात कर रहा है, या इसके मास से बात कर रहा है, या सर इसकी जो है मोल फ्रैक्शन काई से बात कर रहा है, क्वांटिटी से बात कर रहा है। तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मैं यहाँ पे लिख देता हूं according to this rule, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि सर मास ऑफ द प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर होता है किसी भी गैस, सॉरी, जो किसी भी गैस का मास होता है, मास को हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि सॉल्युबल क्वांटिटी का मतलब वो सॉल्युबिलिटी से लेना देना है, और क्वांटिटी में आपका सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, तो हेनरीज बेसिकली हेनरीज लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक बात बताई थी कि सर किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस पे बच्चों क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई थी। तो ये जो इफेक्ट इस पे पड़ रहा है, ये क्या है, किस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, ये सारी की सारी बातों को आपने हेनरीज लॉ में पढ़ना था। ठीक है ना, ये सारी की सारी बातों को बच्चों आप लोगों ने कहाँ पढ़ना था, हेनरीज लॉ में पढ़ना था। तो यहाँ पे मास इजिकल टू एम इजिकल टू, मैं ऐसे इजिकल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है के इंटू पी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, ये एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे मास भी बढ़ जाएगा। तो हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिया था। ठीक है ना, इन्होंने क्या कहा भाई कि इस तरीके से ग्राफ बना, ऐसे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आया। इन्होंने कहा कि सर जैसे जैसे मास वर्सेस प्रेशर के बीच का अगर आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाओगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा बच्चों, वैसे वैसे प्रेशर ऑफ द गैस भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, आइए इसका डेरिवेशन हम लोग पढ़ते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन इक्वेशन है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, किसी को कोई दिक्कत है क्या, पूछे बच्चों, किसी को कोई भी बात अगर पूछनी है तो पूछो। क्लियर है क्या सभी को, यस सर। समझ में आ रहा ना, ओके। चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं हेनरीज लॉ इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के टर्म में हमको हेनरीज के रूल को पढ़ना होता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए हेनरीज लॉ इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इससे क्वेश्चन भी आते हैं, एक छोटा सा इक्वेशन फॉर्म में है ये। इस इक्वेशन फॉर्म में हम लोगों को इसकी स्टडी करनी होती है, कुछ छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रख के चलना होता है। ठीक है ना, आइए जानते हैं सर क्या क्या इसकी खूबी है। देखिए सपोज मैंने कहा, लेट कंसीडर, हम लोग इस बात को कंसीडर करते हैं, W2 ग्राम ऑफ solute dissolved in W1 ग्राम ऑफ solvent।
ठीक है ना। हम इस बात को कंसीडर कर रहे हैं, कोई W2 ग्राम का सॉल्यूट है, उसको मैंने W1 ग्राम के सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द हेनरीज, हेनरीज ने क्या बोला था बच्चों, अकॉर्डिंग टू हेनरीज, हेनरीज ने क्या बोला था कि सर W2 मास ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K इंटू P। यही तो मैंने अभी आपको इक्वेशन लिखाया था, हेनरीज ने यही तो बोला था। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो, ठीक है ना। इस इक्वेशन को डिवाइड करेगा, डिवाइड बाई W1, पूरे इक्वेशन को W1 से डिवाइड करेगा, तो W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K अपॉन W1 इंटू P। और वेयर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर K अपॉन W1 इज इक्वल टू, मैं एक नाम दे देता हूँ K डैश। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू K डैश इंटू P। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, पूछो। यहाँ तक बच्चों अगर किसी को कोई डाउट आया है तो पूछ लीजिएगा भाई, ठीक है ना। ओके सर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए ठीक है ना। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने क्या कर दिया कि जो W1 है, W1 मास है ना, इनके करस्पॉन्डिंग मोलर मास से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, डिवाइड बाई, डिवाइड द टू मासेस masses by their respective, by their respective, इनके रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट से मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना, इन दोनों मास को। तो सर W2 अपॉन क्या हो जाएगा, M2 डिवाइडेड बाई W1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, M1 होगा नहीं होगा, इज इक्वल टू K डैश इंटू P। आप इसको ऐसा बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे ये क्या हुआ देखिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, W2 अपॉन M2 क्या हो जाएगा, N2 नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू K डैश P। होगा नहीं होगा, K डैश P होगा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ तक इक्वेशन निकल गई। अब देखो एक बात मुझे बताइए, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है। मोल फ्रैक्शन अगर मैं निकालता हूँ X2 का, किसी टू सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा सर N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब मैंने कहा, अब देखो W2 क्या है, W2 बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट है, W2 मास ऑफ सॉल्यूट है। अब मैं लिखता हूं इफ सॉल्यूशन इज, इफ सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा तो आप क्या बोलेंगे कि सर जो अगर डाइल्यूट होगा तो कहने का मतलब है कि सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा, है ना। सॉल्वेंट ज्यादा होगा और सॉल्यूट कम होगा, यही तो हो सकता है सर। अगर सॉल्यूशन हमने कहा डाइल्यूट है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन N2, N1 इज ग्रेटर देन N2। होगा नहीं होगा, बताओ भाई, है ना। तो सर मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, N2 कैन बी नेग्लेक्टेड। हम N2 को क्या कर देंगे यहाँ पे, N2 कैन बी नेग्लेक्टेड। तो बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा काई ऑफ X2, तो मैं N2 अपॉन जो N1 प्लस N2 है ना, तो इसकी जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ ना, जब मैंने कहा कि सर N1 इज ग्रेटर देन N2, तो N2 को नेग्लेक्ट करूंगा तो N2 अपॉन N1 हो जाएगा ना, इसकी जगह पे ऐसे हो जाएगा, इज इक्वल टू ये X2 के बराबर होगा नहीं होगा। तो इस इक्वेशन में देखो भाई, तो N2 अपॉन N1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, X2 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू K डैश इंटू P। लिखूंगा नहीं लिखूंगा, आप बताओ बच्चों, K डैश इंटू P लिखूंगा नहीं लिखूंगा, बोलो बोलो। और सर P इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन K डैश इंटू P, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे 1 अपॉन K डैश को मैं बोलता हूँ K ऑफ H, वेर के एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका हेनरीज कांस्टेंट।
इसको आप लोग क्या बोलोगे, हेनरीज कांस्टेंट के नाम से जानेंगे। तो फाइनली इक्वेशन जो आपका बन जाएगा, तो सर ये यहाँ पे ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, देखो 1 मिनट है। ठीक है ना, तो फाइनली P इज इक्वल टू के एच इंटू x2 बनेगा नहीं बनेगा। देखो भाई, किसी को कोई डाउट है क्या इस इक्वेशन में? देख लीजिएगा पूरा एकदम से, देखिएगा बिल्कुल सीक्वेंशियल ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है सर। मैंने क्या किया, यहां से थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैंने सॉल्यूशन को डाइल्यूट लिया। सर डाइल्यूट का मतलब ये हो जाता है कि अगर आपने उस सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा कर दिया होगा, सॉल्यूट कम कर दिया होगा, है ना। तो ऑलरेडी जो सॉल्यूट का मोल होगा वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। N1 इज ग्रेटर देन N2, क्योंकि सर N2 इज द नंबर ऑफ N2 इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल है वो सर N2 है। तो मैंने कहा N1 इज ग्रेटर देन N2। ठीक है ना, N1 की वैल्यू को मैंने N2 से बच्चों ज्यादा ले लिया है। तो जब N1 की वैल्यू को मैंने ज्यादा लिया हुआ है, तो N2 कैन बी नेग्लेक्टेड, N2 को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। सो N, तो यहाँ पे देखिए ऐसा होगा, तो ये N1 प्लस N2 में से N1 इज ग्रेटर देन N2 करूंगा, तो ये x2 होगा नहीं होगा, बोलो बोलो, ये होगा नहीं होगा? आप बताओ भाई, खुद ही बताओ, कोई दिक्कत है क्या इसमें? होगा यही। x2 इज इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखूंगा, x2 इज इक्वल टू, मैं N2 अपॉन N1 इस इक्वेशन में देखो, इन इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में मैं क्या बोलूंगा, x2 इज इक्वल टू, तो अब इसको N2 अपॉन N1 को x2 लिख देता हूँ। तो x2 इज इक्वल टू k डैश p हो जाएगा, k डैश p। तो p इज इक्वल टू 1 अपॉन k इंटू x2। तो 1 अपॉन k को मैंने क्या बोल दिया, हेनरीज कांस्टेंट के नाम से जान लिया। सर इसको जब आपने हेनरीज कांस्टेंट जाना, तो बच्चों ये वाली इक्वेशन, दिस इज द फाइनल इक्वेशन, आएगी नहीं आएगी बताओ? अरे बोलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सबको समझ में आ रहा है क्या? भूमिका समझ में आ रहा है बेटा? यस। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो भाई। इस इक्वेशन को लिख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखना नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग अभी। ठीक है ना, तो हेनरीज जो लॉ था, हेनरीज लॉ काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको पढ़ाना बहुत जरूरी था, और मैंने काफी ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ा दिया है। मोल फ्रैक्शन के टर्म में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि सर कैसे इसका इक्वेशन यहाँ पे जनरेट होगा। ये सारी की सारी बातों को हम लोगों ने बता दिया है। चलिए, तो बढ़े हैं आगे। चलिए, तो बच्चों बेसिकली होता क्या है, ओके। तो बच्चों बेसिकली होता क्या है ना, जो हेनरीज कांस्टेंट है, जो हेनरीज कांस्टेंट है, जो के एच को हम लोग क्या बोल रहे हैं, के एच इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट। के एच को हम लोग, ठीक है ना, हेनरीज कांस्टेंट कह रहे हैं। तो फाइनली आपने देखा P इज इक्वल टू के एच इंटू x2, और वेयर x2 इज इक्वल टू, आपने देखा बच्चों
x2 आपने देखा मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। या तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो गया। तो फाइनली मैं ये लिखूंगा यहाँ पे कि प्रेशर ऑफ गैस over a solution in which the gas is equal to amount यहां तक ऐसा ही इसमें इस तरीके से ये आ जाएगा। देख लो भाई, किसी को कोई अगर डाउट है तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं उसको समझा देता हूँ। सर ये आपने लिखा हुआ क्वेरी लेबर, एक मिनट है। क्या बोल रहे बेटा? ये आपने लिखा है सर, वो प्रेशर ऑफ गैस ओवर सॉल्यूशन, समझाओ ना। अच्छा, कहने का मतलब है, उन्होंने कहा जो प्रेशर ऑफ गैस ओवर ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में के ऊपर जो प्रेशर ऑफ द गैस होगा, गैस का प्रेशर होगा, इन विच द गैस, जो गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। गैस का मतलब हो गया कि जो गैस का अमाउंट से लेना देना है, या हम लोग बोलते हैं गैस के अमाउंट, या हम लोग बोल रहे हैं जो गैस का अमाउंट है, जो गैस का अमाउंट है यही तो अमाउंट है। तो ये जो x2 को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो ये x2 को हम लोग या तो सोलिबिलिटी बोल देते हैं, या सोलिबिलिटी बोल देते हैं सर, या तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन बोल सकता हूँ, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अमाउंट बोल सकता हूँ। यही तो बोला है, गैस इज इक्वल टू देयर अमाउंट, तो ये गैस जो होगा इसके अमाउंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। आ रहा क्या समझ में? आया बेटा? बोलो भाई, किसी को अगर कोई डाउट है, किसी को कोई बात अगर पूछनी है तो पूछ लो। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हैं, तो न्यूमेरिकल भी हम लोगों को सॉल्व करने हैं बच्चों, लेकिन फिलहाल के लिए हम न्यूमेरिकल को तो अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो P ऑफ x2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, P इज इक्वल टू KH इंटू x2 की जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं N2 अपॉन N1। तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इस फॉर्मूले को भी आप लोग जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करोगे, ठीक है ना। चलिए बढ़े आगे, कोई किसी को कोई बात कहनी है तो बोलिए। अरे किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो। चलिए चलिए, अब बच्चों देखिए, मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सी बात मैंने बोली थी, कुछ भी नहीं था। अब हम लोग पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन।
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए किसी वोलेटाइल लिक्विड के लिए, फॉर ए वोलेटाइल लिक्विड का मतलब, वोलेटाइल का मतलब होता है बच्चों जिसका वेपर जल्दी से बन जाए, जिसका वेपर सर जल्दी से बन जाए उसको बोला जाता है वोलेटाइल, ठीक है ना। तो उस वोलेटाइल की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है, सपोज मैंने ये कोई एक जार लिया है, अब ये बात मान के चलिए कि इस जार में हमने यहां से क्या किया है, यहां से सर इस जार में लिक्विड सॉल्यूशन को डाला हुआ है। सर इस जार में मैंने क्या किया है, लिक्विड सॉल्यूशन को डाला हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, इस जार में जब मैंने वोलेटाइल लिक्विड को डाला हुआ है, वोलेटाइल का मतलब होता है सर जिसके वेपर जल्दी से बन जाते हैं, तो जब वोलेटाइल लिक्विड को मैंने डाला हुआ है तो इस लिक्विड के यहाँ पे क्या बनेंगे, वेपर भी बनेंगे, और ये वेपर इतने ज्यादा बनेंगे जहां तक इसका ये ऊपर का ढक्कन है ना, इसका एक कैप है ना ऊपर का, ये पूरा का पूरा इसको भर देगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये तो आपका लिक्विड हो जाएगा, नीचे आपका तो लिक्विड फेज हो जाएगा। तो सर इतना ज्यादा वेपर बन जाएगा कि वेपर पूरे के पूरे जार में जो है पूरे स्पेस को ऑक्युपाई कर देंगे। ठीक है ना। तो सर इस लिक्विड को आपने यहाँ पे वोलेटाइल लिक्विड लिया, और ये वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है बच्चों, ये वोलेटाइल लिक्विड जो है इतना ज्यादा वेपर बनाएगा, वेपर इतना बन जाएगा जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा इस जार के अंदर, सारा के सारे स्पेस को जो यहाँ पे वेपर बनेगा वो ऑक्युपाई कर देगा, ठीक है ना। तो ऑक्युपाई कर देगा। तो देखिए जैसे जैसे आप यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे धीरे धीरे आपने यहाँ से टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को, ठीक है ना, हीट कर रहे हैं आप, जैसे जैसे आप यहाँ से हीट करोगे तो सर बहुत ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ वेपर बनेंगी, और वेपर जो बनेंगे, आप मुझे बताइए, वेपर की जो ड्रॉप है रैंडम मोशन में एक दूसरे से टकराएंगे, यहाँ से एक दूसरे के साथ रैंडम मोशन में कोलिजन करेंगे, और कोलिजन करने के बाद देखो इस कंटेनर, इस जार के वॉल पे क्या करेंगे, ये टकराएंगे, ऐसे टकराएंगे। और आप मुझे एक बात बताइए, जब वेपर बनती है तो आपने घरों में देखा होगा, कोई गर्म पानी का बर्तन देखा होगा, गर्म पानी को गर्म करते हैं ना, अगर उसके ऊपर क्या कर देंगे, कोई उसके ऊपर कुछ बर्तन रख देंगे, कुछ बीकर, कुछ कंटेनर रख देंगे, तो कंटेनर रखेंगे तो वेपर आती है, वेपर बनने के बाद जो है आप देखेंगे उस कंटेनर की वॉल पे आपने देखा होगा छोटे छोटे लिक्विड के ड्रॉप बन जाते हैं, बनते हैं या नहीं बनते हैं, देखें सबने, छोटे छोटे लिक्विड के ड्रॉप बन जाते हैं, Yes, sir. सबने देखा है ना ये बात, तो ठीक है ना। तो आप यहाँ पे यही देख रहे हैं बच्चों कि सर जो आपने जो जार की जो कंटेनर है, जो जार का वॉल है, इस वॉल पे इस वॉल पे जो वेपर की ड्रॉप है, ये वेपर की ड्रॉप क्या करेंगे, टकराएंगे टकराएंगे, है ना। तो टकराएंगे टकराएंगे तो ये सरफेस क्या हो जाएगा, लिक्विड सरफेस हो जाएगा ये वाला। सर ये वाला जो सरफेस हो जाएगा बच्चों, ये लिक्विड सरफेस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस सरफेस पे ये लिक्विड भी बन रहा है और वेपर भी बन रहा है, ठीक है ना। तो लिक्विड भी बन रहा है और वेपर भी बन रहा है, ठीक है ना। वेपर काय में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, वेपर बच्चों यहाँ पे काय में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो वही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर से वो लिक्विड काय में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे आपको जो है, तो ये वेपर और लिक्विड फेज दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ना। तो ये जो वेपर और लिक्विड फेज है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, क्योंकि सर कभी कभी क्या हो रहा है, कभी कभी क्या हो रहा है, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, और लिक्विड जो है
वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, फिर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरीके से एक कहानी चलती जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि जो ये आप देख रहे हैं जो वेपर की ड्रॉप्स हैं, ये वेपर हैं, वेपर के पार्टिकल हैं। इन पार्टिकल का इस लिक्विड सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे ना, है ना। तो जो ये प्रेशर यहाँ पे लगाएंगे इस लिक्विड सरफेस पे, वेपर की ड्रॉप क्या करेंगे, वेपर क्या करेगा, इस लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर लगाएंगे, इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं शॉर्ट में, द प्रेशर exerted by the vapor molecule, the pressure exerted by vapor molecule, वेपर मॉलिक्यूल के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होगा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है ना, लिक्विड्स इन द जार एट इक्विलिब्रियम, ऐसा लिख देता हूं। ये कोई एक जार लिया हुआ है, ठीक है ना, एक जार एट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। चलो भाई, अब समझ में आ गया होगा क्या बोला मैंने। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल, वेपर मॉलिक्यूल के इस लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसी को तो आप वेपर फेज बोलेंगे। इक्विलिब्रियम क्यों बोला है, क्योंकि सर जो लिक्विड की ड्रॉप जो है वेपर पे टकराएंगे, सॉरी जो वेपर की ड्रॉप लिक्विड सरफेस पे टकराएंगे और वही लिक्विड की ड्रॉप काय में कन्वर्ट होंगी, वेपर में कन्वर्ट होंगी। तो वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना और लिक्विड का वापस से वेपर में कन्वर्ट होना, दोनों के बीच में बच्चों एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। तो इस इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा इसी को तो वेपर प्रेशर बोला जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट आया तो मेरे को पूछो भाई, पूछो, अरे पूछिए पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, बोलो। अच्छा, क्लास आपका 7:45 तक है क्या? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, सबको आ गया समझ में? मैं एक बार रिपीट और करूं क्या? कोई दिक्कत नहीं, रिपीट भी करना है तो बोलो, हम कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, रिपीट भी करना है तो बोलो। कर दो ना। अच्छा देखो, दोबारा सुनो। मैंने आपको बताया बच्चों, सपोज ये कोई कंटेनर लिया हुआ था, इस कंटेनर में आपने यहाँ पे लिक्विड लिया हुआ है। इस लिक्विड में आप देख रहे हैं ये लिक्विड क्या होगा, अब ये लिक्विड देखिए, ये वोलेटाइल लिक्विड है। सर इस वोलेटाइल लिक्विड का ऑलरेडी वेपर बनेगा, तो सर वेपर बनेगा तो सपोज यहां तक है, ये लिक्विड यहां तक है, यहीं तक है, इसका मतलब सेपरेशन नहीं है, इसका मतलब है लिक्विड का लेवल यहां तक है बस। इसका मीनिंग सेपरेशन नहीं है, जबकि लिक्विड का लेवल यहाँ तक है। अब यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस बचेगा, तो इस लिक्विड की जो वेपर बनेंगी इस वैकेंट स्पेस को पूरा ऑक्युपाई कर देंगे। आप खुद सोचिएगा, तो वेपर धीरे 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 स्लोली स्लोली अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ वेपर बनेगी। तो वेपर बनेंगी तो आप देखिएगा, अब जो बंद क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर की वॉल पे ये क्या कर देगा, वेपर के पार्टिकल टकराएंगे, इस साइड से टकराएंगे। तो वेपर के पार्टिकल टकराएंगे, जब कोलिजन करेंगे, कोलिजन करने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सर वो जब लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, जरा ध्यान से सोचिए बच्चों, सर जब भी वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, आप जरा ध्यान से सोचिए, जब भी वो यहां से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, तो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वो कभी वेपर में कन्वर्ट होंगे और कभी लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो वेपर फेज और लिक्विड फेज,
वेपर और लिक्विड फेज दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। तो वेपर और लिक्विड फेज दोनों के दोनों बच्चों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। तो सर जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ पाएंगे, जरा खुद से सोचिएगा, जब यहाँ पे एक दूसरे के इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएंगे तो हम ये बोलेंगे सर यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा है। अब ये जो पूरा का पूरा सरफेस है, जरा ध्यान से सोचिए, सर ये जो पूरा का पूरा ऊपर वाला जो सरफेस है, इसमें लिक्विड की ड्रॉप जम गई है, बन गई है। तो इस लिक्विड की ड्रॉप पे जो वेपर मॉलिक्यूल के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होगा इस लिक्विड सरफेस पे, इस लिक्विड ड्रॉप पे या इस लिक्विड सरफेस पे जो वेपर मॉलिक्यूल के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, इसी को तो हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। समझ में आता है क्या सभी को? बोलो। Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? ठीक है ना? ओके। अच्छा, अब मैं एक बात लिख देता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग टर्म्स। जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो कुछ टर्म पे डिपेंड करता है। आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग स्टेप। जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है ये कुछ स्टेप पे डिपेंड्स करता है, ठीक है ना? सो सबसे पहले देखिए टेम्परेचर। ठीक है ना? अच्छा, आप लोग जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वेपर ज्यादा से ज्यादा बनेगी, है ना? इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, है ना? तो वेपर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, वेपर इंक्रीजेस। और तो सर जब ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? सर जब ज्यादा से ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी जाहिर सी बात है इंक्रीज हो जाएगा। तो जब ज्यादा से ज्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे बच्चों, तो जब आप टेम्परेचर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है कि सर वेपर इंक्रीज हो जाएंगे, और वेपर इंक्रीज होने के बाद वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर बिकॉज मैं यहाँ पे लिखूंगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होता है ना, जो काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे जो है काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना? और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, और कोलिजन करने के बाद उनके जो है वेपर ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना? एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा एक बात बताइए, दूसरा पॉइंट देखिए, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक बात बताओ, वेपर प्रेशर के बढ़ने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम होगा? बताओ, सब बच्चे बताएंगे कि वेपर प्रेशर के बढ़ने के बाद बच्चों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम होगा? बोलिए, सोच लो, आराम से सोचो, फिर बताओ।
वेपर प्रेशर के बढ़ने के बाद बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा, ये बताओ भाई। अरे क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अरे सिंपल सी बात है यार, ये सोचना तो बड़ा ही आसान है। देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि मान के चलिए, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड बॉईल होता है, टेम्परेचर एट विच, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एट विच लिक्विड बॉइल्स, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे जो है लिक्विड बॉइल्स होता है। अच्छा, अगर ज्यादा टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल हो रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना। अगर कम टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल हो रहा है तो सर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जाहिर सी बात है। ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा तो आप बोलेंगे सर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आप मुझे बताइए, अगर वेपर ज्यादा हाई टेम्परेचर पे बढ़ेंगी, ठीक है ना, तो वेपर जनरली क्या होता है, अगर ज्यादा टेम्परेचर पे बढ़ेंगी तो आप बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, वेपर तो हम लोग क्या करते हैं, देखो बॉइलिंग पॉइंट अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है, तो आप मुझे बताओ, देखो सपोज इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मैंने कहा 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस है। इस लिक्विड का मैंने बताया बच्चों, इसका 50 डिग्री सेल्सियस है। आप मुझे बताओ, ये लिक्विड 1 है और ये लिक्विड 2 है, इनमें से किस लिक्विड का वेपर जल्दी बनेगा, ये बताओ। 1 और 2 में से किसका किसका वेपर जल्दी बनेगा, किसका बेटा। 1. नहीं यार, अरे कम टेम्परेचर वाला जल्दी से बॉईल 50 होगा। वाले का। हाँ, बी वाले का, क्योंकि सर कम टेम्परेचर वाला जल्दी से बॉईल हो जाएगा, तो जब जल्दी से जल्दी तो इसके जल्दी से जल्दी वेपर बनेंगे नहीं बनेंगे, यही तो बोल रहा हूं मैं। ये इस बार जेई में पूछा गया था 2020 में, इस क्वेश्चन को। सर कम टेम्परेचर वाला जल्दी से जल्दी बॉईल हो जाएगा। तो जब जल्दी से जल्दी, एक बात मुझे बताओ सर, ये जब जल्दी से जल्दी बॉईल होगा कम टेम्परेचर पे बच्चों, ये जब जल्दी से जल्दी बॉईल होगा तो इसके वेपर जल्दी बनेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर हाई है तो वेपर जो है कम देरी में बनेगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। यही जेई में पूछा गया था, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। तो उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया था सर जेई में। आपने रीजन क्या बताया है सर? रीजन क्या बताया मैंने, मैंने कहा मान के चल इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस, इसका 100 डिग्री सेल्सियस, कम टेम्परेचर पे ही ये बॉईल हो रहा है, तो इसके वेपर फास्टर बनेंगे। और ये हाई टेम्परेचर पे बॉईल होगा, तो आप कम टेम्परेचर को प्रिफर करोगे या ज्यादा टेम्परेचर को। आप तो कम टेम्परेचर में जिसका वेपर जल्दी बन रहा है आप उसी को तो प्रिफर करोगे, आप उसी सॉल्यूशन को तो प्रिफर करोगे सर जिसका वेपर जल्दी बनेगा। तो कम टेम्परेचर पे किसका बन रहा है, तो कम टेम्परेचर पे इसका बन रहा है, तो इसलिए ये इसका रीजन हो जाएगा वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में। आए समझ में। हाँ सर। तो एक क्वेश्चन ऐसा आया था, देखो जेई में उसने पूछा गया था कि कोई एक गैस दी हुई थी,
ऐसा ऐसा ये उसने ग्राफ बनाया था जी। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस गैस का दिया हुआ था। इस गैस को ए नाम दे रहा था, इस गैस को उसने बी नाम दिया था, इस गैस को उसने बी नाम दिया था, इस गैस को सी नाम दिया था। अच्छा, ए बी सी में आप मुझे ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर बताओ भाई, सब लोग बोलो, ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर बोलो, ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर बताइए। C greater than B greater than A. ओके, CBA. और Sir, C greater than B greater than A. सबको पता है ना रीजन? Yes sir, boiling point high है तो vapor pressure. हाँ सर, यहाँ पे C इज ग्रेटर देन हो जाएगा B और दिस इज द ग्रेटर देन हो जाएगा A, क्योंकि सर C का ज्यादा इसलिए हो रहा है, C का बच्चों ज्यादा इसलिए हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि C का बॉइलिंग पॉइंट कम है, C का बॉइलिंग पॉइंट कम है, C का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इस लाइन पे आएगा C का बॉइलिंग पॉइंट, इसके हेर फेर, और दिस इज द बी का और ये ए का बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देख रहे हैं, मैंने बताया बच्चों, तो यही यही क्वेश्चन जो है जेई में पूछा था उसने। कुछ थोड़े नए यार, इसमें देखो तो कितना आसान है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, कई बच्चे जो है मीटिंग को लेफ्ट कर लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आज हम लोग यहीं तक पढ़ा रहे हैं, कुछ थ्योरेटिकल कुछ कंसेप्चुअल था। मैं राउल्ट लॉ पे हम लोग जो है एक आध न्यूमेरिकल, सॉरी हेनरीज लॉ पे एक आध न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और इसके बाद जो हमारे पास कल नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल राउल्ट लॉ से रिलेटेड आप लोगों को आते हैं, ठीक है ना। 7:45 से तक ही है ना आपका क्लास आज? यस सर। हाँ सर. सर वो आपने टेम्परेचर में बिकॉज ऑफ क्या लिखा है सर? बिकॉज के का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जा रहा है ना, समझ में आई बेटा यस बात? सर. तो सर जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपस में एक दूसरे से कोलिजन करेंगे ना, पार्टिकल टकराएंगे, कोलिजन करेंगे, है ना। तो वेपर तभी तो फास्टर बनेगी, वेपर तभी फास्टर बनेगी, है ना। तो बच्चों, फिलहाल के लिए हम लोग मीटिंग को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि कल मैं इसमें एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउल्ट लॉ। तो राउल्ट लॉ से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो राउल्ट लॉ को आराम से समझेंगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है हमारे पास, इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि मैं राउल्ट लॉ को स्टार्ट कर पाऊं, और राउल्ट लॉ को थोड़ा सा लंबा बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट आया तो पूछ लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना बेटा। सर वो बुक सेंड करने वाले थे। कर तो दिया, नहीं किया क्या विश्वजीत सर ने आपको? नहीं सर. नहीं सर, उन्होंने नहीं किया। अरे तो उनको मैसेज करके बोलना, जो सेंड किया उस बुक को सेंड करो मुझे, हमें, ठीक है ना। यस सर। ओके सर। हाँ कर दिया है, आप बोल लीजिएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए चलिए बच्चों, मिलते हैं सब। थैंक यू सर. बाय सर. ओके बेटा, बाय। बाय। थैंक यू सर. बाय सर. ओके बाय बेटा, सर, बाय थैंक यू। बाय 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 बाय। Thank you, sir. Bye, sir. ओके। सर थैंक यू।